नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडिया। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। सबसे पहले रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर, जहां पर बारिश के बाद मुश्किलें बढ़ गई। पहाड़ी टूटने से बद्रीनाथ हाईवे पर भारी मलबा गिरा है। इस वक्त रुद्रप्रयाग से खबर मिल रही है और बारिश की वजह से सिरोपगढ़ में रात से ही बद्रीनाथ हाईवे बंद है। पहाड़ी टूटी है और पहाड़ी टूटने से मलबा सड़क पर आ गिरा है, हाईवे पर आ गिरा है, जिसकी वजह से जाम लग गया है। और रोहित डिमरी हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रोहित, मार्ग खोलने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं वहां पर और क्या स्थितियां हैं अभी? जैसे कि कल रात देर रात से ही यहाँ पर लगातार जो बारिश हुई, मूसलाधार बारिश हम कह सकते हैं। लगातार बारिश होने के कारण जो बद्रीनाथ हाईवे है उस सिरोपगढ़ में बंद हुए है। यहाँ पर भारी मात्रा में मलबा गिरा हुआ है, जिस कारण राजमार्ग के दोनों ओर वाहन फंसे हुए हैं। कह सकते हैं कि इन दिनों राज्य में यात्रा भी शुरू कर दी गई है देवस्थानम बोर्ड की ओर से। ऐसे में काफी संख्या में यात्री यहाँ पहुंच रहे हैं। इन यात्रियों के लिए कह सकते हैं कि व्यवस्थाएं तो है, पर लेकिन जिस बगल में यहाँ पर एनएच विभाग की ओर से अभी मशीनें लगाई गई है। एक जगह से मशीन लगाई गई, दूसरी जगह पर मशीन लग जाती है, जल्दी राजमार्ग खुल जाता है। लेकिन अभी फिलहाल 1 से 2 घंटे और लग सकते हैं राजमार्ग खुलने में। मशीन लगी हुई है। जी रोहित, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। बड़कोट में बारिश मुसीबत बन गई है। पहाड़ से बहकर आए सैलाब की वजह से नेशनल हाईवे 94 का करीब 100 मीटर हिस्सा पूरी तरह से बह गया, जिससे इस इलाके के लोगों के सामने आवाजाही का संकट है। बड़कोट में बारिश इस कदर आफत बनकर बरसी कि सड़क के एक बड़े हिस्से का नामो निशान ही मिट गया। ये तस्वीरें धरासू पुलचट्टी नेशनल हाईवे की हैं। हाईवे की हालत देखिए। पहाड़ से बहकर आए सैलाब ने इसके एक बड़े हिस्से को क्षतिग्रस्त कर दिया। रोड के बीच का एक हिस्सा कहां गया, कुछ पता नहीं चल रहा है। नेशनल हाईवे के करीब 100 मीटर बड़ा हिस्सा गायब है। दरअसल बारिश के बाद पहाड़ से तेज रफ्तार से आए पानी ने सड़क को तहस नहस कर दिया। पानी का वेग इतना ज्यादा था कि सड़क का 100 मीटर हिस्सा बह गया। चट्टी के पास में 30-35 मीटर है लगभग जो वॉश आउट हुआ है। और डबल कोट में भी रोड थोड़ा खराब है, तो उसमें एनएच को भी जो विभागीय है उनको निर्देशित कर दिया गया है। वो तत्काल उसमें कार्रवाई कर रहे हैं और काम भी अभी चल रहा है। पानी के साथ बहकर आया मलबा रोड पर जहां तहां बिखरा हुआ है। कहीं पेड़ों के टूटे हुए टुकड़े बिखरे हैं तो कहीं पर पत्थर और मलबा नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि इस जगह पर यमुना नदी की तरफ से जमीन लगातार धंस रही है। इसी वजह से सड़क का एक हिस्सा धंस रहा है। ऐसे में मॉनसून की बारिश ने समस्या को और बढ़ा दिया है। बड़कोट से नितिन चौहान की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। जोशीमठ में औली रोड पर सेना का वाहन हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में सेना के 2 जवान घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि हादसा कीचड़ बैंड के पास में हुआ। हादसे की जानकारी के बाद राहत बचाव टीम मौके पर पहुंची। घायल जवानों का रेस्क्यू किया गया, अस्पताल उनको पहुंचाया गया। जवानों का कहना है कि सड़क का पुश्ता ढह जाने की वजह से यह हादसा हुआ। तो एक तरफ बारिश लगातार मुसीबत बनी हुई, तो दूसरी तरफ कोरोना का कहर भी उत्तराखंड में लगातार जारी है। आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। एक दिन में 37 नए पॉजिटिव केसेस उत्तराखंड में मिले। कोरोना का कहर जारी है। 37 एक दिन में नए पॉजिटिव केसेस मिले हैं, जिसमें उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा 20 मरीज मिले हैं। उत्तराखंड में 505 एक्टिव केसेस हैं। अब तक 42 मौतें उत्तराखंड में हो चुकी हैं। 3000 से ज्यादा केसेस उत्तराखंड में। लेकिन इसमें जो राहत भरी बात यह है कि ज्यादातर लोग ठीक हो चुके हैं। जो रिकवरी रेट है वो ज्यादा है और सिर्फ 505 ही एक्टिव केसेस हैं। 3161 अभी कुल संख्या कोरोना संक्रमित मरीजों की, और इसमें से ज्यादातर लोग हैं वो ठीक हो चुके हैं।
देवस्थानम बोर्ड को चुनौती देने वाली याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद जनहित याचिका को सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने जनहित याचिका दायर कर ये कहा था कि सरकार ने 4 धामों समेत कुल 51 मंदिरों का आधिपत्य अपने हाथों में लिया है, जो गलत है। देवस्थानम मैनेजमेंट एक्ट 2019 को डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक जनहित याचिका के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया। ये जनहित याचिका पर सुनवाई काफी समय से चल रही थी, जिसमें सरकार की तरफ से अपना पक्ष लर्नड एजी ने रखा, बोर्ड की तरफ से उनके काउंसिल ने रखा, एक एनजीओ भी बीच में आए थे, उनका भी पक्ष रखा गया। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने आर्गुमेंट्स रखे, अपने विचार रखे, हमको सुना गया और आज सारी सुनवाई के पश्चात ऑनरेबल हाईकोर्ट ने उसको जजमेंट को रिजर्व किया है। अब इंतजार है, जजमेंट आएगा। ऊर्जा विभाग में 764 पदों पर भर्ती को मंजूरी मिलने से जहां बेरोजगार युवाओं में आस बढ़ी है, वहीं भर्ती को लेकर विभाग के संविदा कर्मचारियों ने कोर्ट जाने का मन बना लिया है। संविदा कर्मियों का यह कहना है कि पहले हमारा नियमितीकरण होना है और इसके लिए कोर्ट पहले भी विभाग को आदेश दे चुका है, लेकिन विभाग नियमितीकरण की जगह नई भर्तियां करने जा रहा है। इस निर्णय के खिलाफ उत्तराखंड शासन माननीय उच्च न्यायालय में गया था और उच्च न्यायालय ने उसको औद्योगिक न्यायाधिकरण के निर्णय को स्टे कर दिया था, इस शर्त के साथ कि आप भविष्य में ना तो कोई फ्रेश रिक्रूटमेंट करेंगे और ना ही आप इनके पदों से कोई छेड़छाड़ करेंगे। लेकिन अब देखिए, अभी उत्तराखंड शासन ने जो ये भर्ती प्रक्रिया की है और इससे ये लगता है कि ये सरासर माननीय न्यायालय की अवमानना है। हमारे पास राज्य सरकार से इन पदों का सैंक्शन आया है कि इनको हम अपॉइंट कर सकते हैं। अब उसके बाद जो भी जिन पदों पर भी किसी तरह का डिस्प्यूट नहीं होगा, किसी तरह की परेशानी नहीं, कोई लीगल इशू नहीं होगा, उन पदों पर ही हम भर्ती करेंगे। अभी कोई भी जो हम निर्णय लेंगे, किसी भी पद पर भर्ती का जो भी निर्णय लेंगे, वो नियमानुसार जो सही होगा वही करेंगे। हरिद्वार में वन मंत्री हरक सिंह रावत के काफिले को कुछ लोगों ने बीच रास्ते में रोक लिया। टैक्सी यूनियन से जुड़े हुए लोगों ने हाईवे पर दौड़ रही वन मंत्री की कार को रोकने का इशारा किया। इसी दौरान हरक सिंह रावत की गाड़ी रुक भी गई। टैक्सी यूनियन के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर वन मंत्री को ज्ञापन सौंपा। हालांकि अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या मंत्री जी की गाड़ी को इस तरह से हाथ का इशारा करके रोका जा सकता है। मैं टैक्सी और तमाम जो बिल्कुल नहीं चल पाए और उसके कारण उनके सामने जो समस्या है उसको लेकर जो ज्ञापन दिया गया, हम इस पर सरकार में सहानुभूतिपूर्वक इस पर विचार करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि कुछ न कुछ राहत और कुछ न कुछ सहयोग इन सभी को भी दिया जाए। उधम सिंह नगर के जिला अस्पताल पर आरोप है कि उसने लापरवाही बरती और उसकी लापरवाही से एक महिला की जान चले गई। इस मामले को लेकर किच्छा विधायक राजेश शुक्ला जिला अस्पताल में धरने पर बैठ गए। साथ ही उन्होंने लापरवाही को लेकर डॉक्टर्स को फटकार भी लगाई। विधायक का आरोप है कि उन्होंने इस बारे में कई बार डॉक्टर्स को फोन किया, मगर महिला को एडमिट नहीं किया गया, जिससे डॉक्टर्स की लापरवाही साफ नजर आ रही है। पानी नहीं आता, डेली हमें भरना पड़ता है। रोज शाम को कभी बारिश है, धूप है, पानी भरना ही भरना, क्योंकि पाइपलाइन नहीं थी। यहाँ से वहाँ तक देख सकते हैं, वहाँ हमारा घर है, वो हमारा घर, वहाँ से लेके लोग आते हैं रोज, बच्चों से लेके बूढ़े तक। यहाँ पानी नहीं आया। सर्वे करने आए थे कि टैंक साफ होगा, टैंक साफ होगा, तो टैंक से अभी सर्वे हुआ, पानी नहीं आ रहा। ऑटो से भी जा रहा था। हाँ, ऑटो। मैं पहचान नहीं पाया कौन बोल रहा है। बद्रीनाथ धाम में राज्य सरकार के हेलीपैड के पास 40 बेड के गेस्ट हाउस का निर्माण किया जाएगा। इस गेस्ट हाउस का निर्माण उत्तर प्रदेश टूरिज्म विभाग की तरफ से करवाया जाएगा। गेस्ट हाउस के निर्माण पर 11.5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसमें पार्किंग समेत सभी आधुनिक सुविधाएं होंगी और इसी को लेकर उत्तर प्रदेश टूरिज्म के आला अधिकारी और जोशीमठ के अधिकारियों ने जगह का मुआयना भी किया है।
देहरादून के रायपुर में एक और विधान भवन बनाने की कवायद के बाद राजनीति गरमाने लगी है। विपक्षी दल कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर त्रिवेंद्र सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। हल्द्वानी दौरे पर पहुंचे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार सिर्फ घोषणाएं कर रहे हैं, मगर उन्हें पूरा करने पर कोई ध्यान नहीं है। कुंजवाल ने गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी को सिर्फ हवाई घोषणा करार दिया। पिछली कांग्रेस की सरकार ने वहां पर काम शुरू किया। एक तरफ ग्रीष्मकालीन की घोषणा करते हैं, उसका आदेश भी करवा देते हैं, और दूसरी तरफ पिछली कांग्रेस की सरकार जो सचिवालय के लिए पैसा दे चुकी थी 55 करोड़ रुपया, जिसमें से 7 करोड़ रुपया एजेंसी को अवमुक्त हो गया था, उस काम को इन्होंने रुकवा रखा है, उसे पैसा खर्च नहीं कर रहे। तो ये इनकी स्थिति है, और मैं समझता हूँ इनकी जो घोषणाएं हैं वो केवल कोरे जैसे कागज होता है उस तरह की घोषणाएं हैं, उसमें कोई अमल होने की गुंजाइश नहीं है। जो ग्रीष्मकालीन की घोषणा करी वो जनता को बरगलाने के लिए करी, उस पर कोई काम नहीं। कानपुर में पुलिस पर हुई फायरिंग की घटना के बाद उत्तराखंड में पुलिस अलर्ट हो गई है। पुलिस मुख्यालय की तरफ से पुलिस बल को उपकरणों की फायरिंग प्रैक्टिस करने के निर्देश दिए गए ताकि इस तरह की घटना सामने आने पर पुलिस पहले ही अलर्ट रहे। प्रकरण को देखते हुए कानपुर के हमने अपनी पुलिस को अलर्ट किया है कि हमारे यहाँ कोई इस तरह की घटना न होने पाए, उस हेतु प्रॉपर प्लानिंग से जाएं, प्रॉपर तैयारी से जाएं, पूरी प्रॉपर इंटेलिजेंस करके जाएं, मुखबिरी करके जाएं, पूरा स्टडी करें, अध्ययन करें कि जिस क्रिमिनल के यहाँ जा रहे हैं उसका क्या लेवल है, कितने लोग हैं, क्या उसकी फायर पावर है, उसका अध्ययन करें और उसके बाद अपनी तैयारी करें। ज़रूरत हो तो कमांडो लेकर के जाएं, और हमने अपनी जो नॉर्मल कांस्टेबलरी है उसको भी रेगुलर फायर प्रैक्टिस कराने को बोला है। देहरादून वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने महोत्सव का शुभारंभ पीपल का पौधा लगाकर किया। साथ ही सीएम ने लोगों से भी पौधारोपण करने की, उसके संरक्षण की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन विभाग का इस साल 2 करोड़ से अधिक पौधारोपण का लक्ष्य है। माननीय तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें, सभी लोग मास्क जरूर पहनें और बार-बार 16 जुलाई हरेला पर्व होता है और उस दिन हमने सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की थी कि उस दिन हम पूरे राज्य में एक साथ वृक्षारोपण करेंगे, लेकिन कोविड की वजह से हमको उसमें थोड़ा तब्दीली करनी पड़ी, क्योंकि जो सामाजिक दूरी एक साथ जब वृक्षारोपण होगा तो उसमें उसकी संभावनाएं कम हो जाएंगी, एक रिस्क रहेगा, और इसलिए हमने एक दिन का लक्ष्य न रख के अब हमने कहा कि इस सीजन में हम पूरे 2 करोड़ पौधे लगाएंगे। खटीमा में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने पौधारोपण अभियान की शुरुआत की। शिक्षा मंत्री ने थारू राजकीय इंटर कॉलेज में पौधा लगाया। शिक्षा मंत्री 10 दिवसीय पौधारोपण अभियान पर हैं। इस दौरान वो कुमाऊं और गढ़वाल के स्कूल में पौधारोपण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। विश्व के लिए चुनौती बन के आई, और इसी चुनौती ने हमको सिखाया कि जितना हम प्रकृति के निकट रहेंगे और प्रकृति जितने स्वस्थ रहेगी उतना है व्यक्ति मानव जीवन भी उतना स्वस्थ रहेगा। इसलिए मेरा उद्देश्य है कि जो हमारे उत्तराखंड के बच्चे हैं, जो आने वाले समय में चलकर उत्तराखंड के देश के भविष्य बनने वाले हैं, उन बच्चों को यह जानकारी होनी चाहिए। किताबों में तो उससे पढ़ते हैं वो, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में बच्चों को पता होना चाहिए प्रकृति हमारे जीवन में कितना बेहतर। उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी अब दिल्ली में नए बंगले में रहेंगे। अनिल बलूनी को लोधी एस्टेट स्थित सरकारी बंगला मिला है। ये सरकारी आवास कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को आवंटित था, जिससे खाली कराने के बाद अब अनिल बलूनी को इसे आवंटित करवा दिया गया है। प्रियंका गांधी वाड्रा को नोटिस दिया गया 1 तारीख तक उन्हें ये बंगला खाली करना है, क्योंकि एसपीजी सुरक्षा उनसे वापस ले ली गई। ऐसे में ये बंगला अब राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी को दे दिया गया है। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों ही
सरकारी आवास का अलॉटमेंट प्रियंका गांधी वाड्रा का कैंसिल किया था। तो 20 साल से ज्यादा वक्त से प्रियंका गांधी वाड्रा इस बंगले में रह रही थी और अब उनको एसपीजी सुरक्षा वापस लेने के बाद इस बंगले को खाली करना है। इस बार हरिद्वार में कांवड़ मेला स्थगित कर दिया गया, जिससे कांवड़ से जुड़े हुए कारीगर परेशान हैं। ये लोग पिछले कई दशक से कांवड़ मेले के जो कार्यक्रम होता है उसके लिए काम करते थे, सामान बेचते थे, लेकिन इनका काम अब ठप पड़ा हुआ है। कोरोना ने इस बार ऐसी दहशत मचाई कि हरिद्वार में कावड़ बनाने के काम से जुड़े इन कारीगरों की कमर टूट गई। ये लोग कई दशक से कावड़ बनाने का काम करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार कावड़ यात्रा नहीं होगी। इसी वजह से इनका काम भी ठप हो गया है। बहुत परेशान है आदमी। कॉलोनी की सारी कॉलोनी में कावड़ बनती है हमारी, सभी आदमी परेशान है। कम से कम पूरी कॉलोनी में ऐसा होगा 25 लाख रुपए का नुकसान है जी। धर्मनगरी में रहने वाले ऐसे 100 से ज्यादा परिवार हैं जो कावड़ बनाने का काम करते आ रहे हैं। कावड़ बनाकर बेचने से जो इनकम होती थी उसी से इनके परिवार का गुजारा चलता है। सारा ही नुकसान हो गया जी। गरीबों को तो 2 रुपया भारी, अब तो सारा ही भारी पड़ गया हमें। बिल्कुल ही हमारा तो काम पिट गया। हमारे तो बच्चे परेशान हैं। लोन पर भी पैसे उठा कर बांस लिए थे, अब वो लोन भी देना पड़ रहा, क्या करें। कावड़ मेले से हरिद्वार के व्यापारियों का काफी बड़ा रोजगार जुड़ा हुआ है। कावड़ मेला ना होने की वजह से स्थानीय व्यापारी को करीब 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। इसमें 150 करोड़ रुपए से ज्यादा का कावड़ से जुड़े व्यापारियों को ही नुकसान है। मेले को लेकर जो परंपरागत मेले का स्वरूप था उसको रद्द किया है। गंगा जल लेके जाना, गंगा जली के आधार पर अपना विधि विधान से पूजा करना, पाठ करना, उस पर कहीं प्रतिबंध नहीं लगा, किसी तरह का भी ना है। हरिद्वार के व्यापारी और कावड़ बनाने वाले कारीगर कावड़ मेले का बेसब्री से इंतजार करते हैं। कावड़ मेला न सिर्फ धर्मनगरी की रौनक है, बल्कि इससे रोजगार भी जुड़ा हुआ है। लेकिन इस बार कोरोना ने सबके सपने चकनाचूर कर दिए हैं। हरिद्वार से रोहित शिकोला की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, हम फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए पहाड़ प्रभात। धान की खेती के लिए सिंजेंटा का वरदान वर्टाको दानेदार। धान के पौधों को तना छेद कीटों से बचाए, जिससे मिले अधिक किल्ले, सुरक्षा भी शक्ति भी, सिर्फ वर्टाको से। बदबू का खौफ कभी नहीं, क्योंकि अब आया है महकती ताजगी भरा वीको का सौंफ। वीको वज्रदंती अब सौंफ फ्लेवर में। वीको वज्रदंती। जब पसीने वाली खुजली सताए तो आप ना रह पाए, इसलिए अपना ये एंटी फंगल पाउडर अब्सॉर्ब। इसका डबल एक्शन फॉर्मूला पसीना कंट्रोल करे, खुजली रोके। तो अब खुजली नहीं, अब्सॉर्ब करो। जो भी पके ऐसा पके, जहाँ भी हो जो खींचा चला आए। MDH मसाला ऐसी फ्लेवर जगाए। किचन किंग हो या गरम मसाला, चाट का मसाला या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले का सच। MDH सिगरेट की तलब तो उठेगी, उसे कंट्रोल करो निकोटेक्स के साथ। WHO की मानो, सिगरेट छोड़ो,
कोरोना वायरस से बचो, हमें यकीन है आप पे। निकोटेक्स। क्या आप जानते हैं हमारे भोजन से फाइबर लगभग खत्म होता जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए नंदी लेकर आए हैं नंदी चोकर युक्त आटा। नंदी, नाम विश्वास का। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का अपना हिंदी न्यूज चैनल एबीपी गंगा अब उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 712 यानी कि 712 और D2H के चैनल नंबर 888 यानी कि 888 पर। तो आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी जुबान। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जसपुर के 19 गांवों को काशीपुर की तहसील में शामिल किया गया है, मगर अब इस मसले पर राजनीति शुरू हो गई है। जसपुर से कांग्रेस विधायक आदेश चौहान इसका विरोध कर रहे हैं, तो काशीपुर से बीजेपी विधायक हरभजन सिंह चीमा इसके पक्ष में है और क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। आदेश चौहान का कहना है कि इन गांवों को फिर से जसपुर तहसील में जोड़ने की कोशिश वो करेंगे। तो 19 गांव का ये जो काशीपुर तहसील में शामिल किए गए हैं, इसी का कांग्रेस विरोध कर रही है, तो बीजेपी इसके सपोर्ट में है और हरभजन सिंह चीमा जो कि विधायक वो इसके सपोर्ट में है। जबकि फैसले के विरोध में आदेश चौहान जो विधायक कांग्रेस के हैं और उनका ये भी कहना है कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि वापस इनको पहले वाली स्थिति में बनाया जाए, रखा जाए। आम जनता की मांग ये है कि हमारी जो तहसील है वो जसपुर ही रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके सारे कार्यालय जसपुर हैं। उनकी तहसील पहले जसपुर थी, एसडीएम कार्यालय जसपुर था, बिजली विभाग जसपुर था, उनका जो सप्लाई इंस्पेक्टर जसपुर था, मतलब सभी जितनी भी चीज़ें वो सब जसपुर से जुड़ी है। लेकिन केवल एक तहसील के काम के लिए आदमी को काशीपुर जाना पड़ेगा। तो उनकी ये मांग है कि इस पर पुनर्विचार हो। कांग्रेस ने तो हमेशा विरोध किया है, आज से नहीं कर रही है, शुरू से पहले से ही विरोध कर रही है। ये तो आज हमारी भारतीय जनता पार्टी है, ये हमारे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इसके ऊपर विशेष ध्यान दे करके, इन परिस्थितियों को देख करके ये निर्णय ले लिया कि 19 गाँव जो है वो काशीपुर। हल्द्वानी के आसपास के इलाके में इन दिनों पेयजल का संकट है। गौलापार के बागजाला इलाके में ग्रामीण ऑटो, ई रिक्शा और साइकिल से पानी ढोने पर मजबूर हैं। बताया जा रहा है कि गांव में पेयजल की लाइनें नहीं हैं। पेयजल लाइनें का सर्वे भी हुआ, लेकिन अभी तक पेयजल की लाइन डल नहीं सकी। सिंचाई विभाग नलकूप से भी पानी की जरूरत पूरी नहीं कर पा रहा। दिन भर में 1 या 2 बार ही पानी आता है, जो नाकाफी है। तो बागजाला इलाके में पानी का संकट, और ये स्थिति आप समझिए तब भी है जब पूरे उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का दौर जारी, नदियां उफान पर है, लेकिन यहाँ के ग्रामीण परेशान हैं। अभी भी पानी के लिए इनको पैदल चलकर आना पड़ता है, और ये स्थितियाँ तब भी है जब सर्वे हो चुका है। जब सर्वे हो चुका है तो क्यों नहीं यहाँ लाइनें डलती, क्यों नहीं पेयजल लाइनें डलती और उनको पानी मिलता, और कितना वक्त लगा? कम से कम जो महकमा है उसको ये स्पष्ट करना चाहिए कि क्यों इतना वक्त लग रहा है। सर्वे के बाद जो अब तक देरी हुई है, उस देरी का कारण क्या है? जवाबदेही उनकी है और उनको जवाब देना चाहिए। यहाँ तक डेली हमें भरना पड़ता है, रोज शाम को कभी बारिश है, धूप है, पानी भरना ही भरना, क्योंकि पाइपलाइन नहीं की थी। यहाँ से वहाँ तक देख सकते हैं, वहाँ हमारा घर है, वो हमारा घर, वहाँ से लेके लोग आते हैं रोज, बच्चों से लेके बूढ़े तक। यहाँ पानी नहीं आया। सर्वे करने आए थे कि टैंक से अब होगा, टैंक से अब होगा, तो टैंक से अभी सर्वे हुआ, पानी नहीं आया। ऑटो से भी जा रहा था? हाँ, ऑटो, टुक हमारा, हम टुक से भरने आते हैं, अभी लेके गए थे। और अब उत्तराखंड की खबरें फटाफट अंदाज में। अल्मोड़ा में गुलदार के हमले में बच्चे की मौत, जंगल से बरामद हुआ बच्ची का शव। डीजल पेट्रोल के बड़े दाम को लेकर रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, तेल के बढ़े हुए दाम घटाने की मांग। बागेश्वर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया महंगाई के विरोध में प्रदर्शन, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम कम करने की मांग। खटीमा में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे का घेराव, युवा कल्याण अधिकारी के खाली पड़े पदों पर नियुक्ति की मांग।
हरिद्वार में वन महोत्सव में शिरकत करने पहुंचे वन मंत्री हरक सिंह रावत। रसियाबड़ रेंज ऑफिस परिसर में किया पौधारोपण। रुद्रप्रयाग जिले में अब नहीं है कोरोना का एक भी मरीज। कोरोना के सभी मरीज हुए डिस्चार्ज। जिले में मिले थे कोरोना के 66 मामले। मॉनसून सीजन को लेकर खटीमा में बनाए गए 5 बाढ़ चौकियां। बाढ़ चौकियों पर 24 घंटे तैनात रहेंगे कर्मचारी।